So this is our clinic van. So if anybody wants to come to wants to have a consultation at their home, once you call the service will come to in front of your house. तो सर, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका स्टार्टअप जिस इंडस्ट्री को लेकर, इसका इंडिया में मार्केट कैप क्या है? हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। इंडिया पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यहाँ डेली 80 से 100 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू डेटा 90% स्टार्टअप्स अपने इन्फेंट स्टेज में ही फेल हो जाते हैं। कुछ ही स्टार्टअप्स हैं जो सस्टेन कर पाते हैं और यूनिकॉर्न बन पाते हैं। ऐसा क्या है, स्टार्टअप की स्पिरिट क्या होती है और एक स्टार्टअप के अंदर ऐसा क्या होता है, ये जानने के लिए आज हम आ चुके हैं RDX में। और हमारे साथ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं मिस्टर शैलेंद्र सिन्हा जी और शरद जी। हेलो सर, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना एक छोटा सा दोनों लोग इंट्रो दीजिएगा। मैं शैलेंद्र सिन्हा, मैं ITX का फाउंडर हूँ और मैं ड्यूरेबल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। हेलो, मेरा नाम शरद है, मैं हैदराबाद से बिलोंग है और मैं मास्टर्स कर दिया US में। इसके बाद मैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम कर दिया न्यूयॉर्क में। वी हैव formed as a team and now we are going forward for this startup. ग्रेट। तो सर, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरीके से ये आइडिया आया और आपको कैसे लगा कि मार्केट में इसकी ज़रूरत है? सर, आइडिया तो जनरली घर से आता है, सही आइडिया। एंड मेरे घर में हमारी ग्रैंड मदर थी जो 99 ईयर्स की थी और उनको जब कभी हॉस्पिटल या क्लिनिक लेके जाना था तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड कई बार हमने कोशिश किया कि कोई अच्छे डॉक्टर घर पे आए देखे, बट डॉक्टर पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर देते थे और मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनको फिज़िकली लेके जाना। और कोरोना के पीरियड में मेरी मदर के दांत में कोई प्रॉब्लम हुई थी एंड इट वाज टोटली स्वेल्ड। और उनकी एज को देखते हुए डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं फ़ोन पे मेडिसिन नहीं दूंगा या इस तरह से मेडिसिन नहीं दूंगा। और अगर आप उनका वीडियो या उनके अंदर की फ़ोटो जो मुंह के अंदर मोबाइल डाल करके आप फ़ोटो खींच के दे सकते हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगा, अगर मुझे समझ में आया तो मैं आपको मेडिसिन दूंगा। और उसके बाद उन्होंने उसको देखने के बाद मेडिसिन दी जिससे कि आधे घंटे में उनकी रिकवरी शुरू हो गई। एंड देन दिस हैज़ गिवन अस अ आइडिया कि इस तरह की ज़रूरत मार्केट में है। डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बॉडी डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ऑफलाइन कंसल्टेशन में फिजिकली जाना पड़ता है। सो वी हैव ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग which has an advantage over offline and online consultation both. So we have made a device and this device has sensors. वो सेंसर्स हम पेशेंट के बॉडी पे लगाते हैं और उस डिवाइस में ही वीडियो कॉन्फ्रेंस नेटवर्क और उन सब का पूरा बैकअप है और डॉक्टर उस स्क्रीन पे उस डिवाइस में आ जाता है। और डॉक्टर का जो डिस्टेंस पे होता है, जो कि दुनिया में कहीं भी हो सकता है, उसको एक डिवाइस से लिंक चली जाती है और उस लिंक के जरिए डॉक्टर फिजिकली मतलब ऑडियो वीडियो पे कनेक्ट हो जाता है। बट इसकी ब्यूटी ये है कि जो सेंसर्स लगे हैं पेशेंट के बॉडी पे, उससे डॉक्टर को बॉडी के पूरे वाइटल्स उसके स्क्रीन पे लाइव दिखते हैं। तो जैसे ECG, BP, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स, ऑक्सीजन, हार्ट रेट, ये सब डॉक्टर को अपने स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो जब वो पेशेंट से बात कर रहा है डिस्टेंस से, उस समय बात करने के साथ साथ उसको उसके स्क्रीन पे उसका पैरामीटर दिख रहा है पेशेंट का लाइव। और इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसमें डॉक्टर हार्ट साउंड, लंग साउंड, रेस्पिरेशन साउंड, जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की सुनना, वो अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से डिस्टेंस से सुन सकता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें डॉक्टर फिजिकल ऑब्जर्वेशन करता है आपके बॉडी का। तो वो आपके आइज़ देखता है, टंग देखता है, स्किन देखता है या बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम है उस चीज़ को देखता है। और ये मशीन बेसिकली डिवाइस जो होती है वो पैरामेडिक लेके जाता है पेशेंट के साथ और इसमें एक स्पेशल कैमरा लगा होता है जिससे कोई भी डिटेल बॉडी के पार्ट की फिजिकल ऑब्जर्वेशन की उसके स्क्रीन पे लाइव दिखाई देती है। तो अगर बाल या आँख का एक छोटा सा वो पार्ट भी उसको देखना है तो उसके अपने स्क्रीन पे लाइव दिखता है। तो इससे वो फिजिकल कंसल्टेशन के इक्विवेलेंट बिना फिजिकली गए कनेक्ट करके राइट काइंड ऑफ एररलेस डायग्नोसिस कर सकते। तो सर, जैसे इंडिया में मतलब 9% जो स्टार्टअप्स हैं वो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड हैं, तो आप कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है और आप ऐसे इंडस्ट्री में कौन सा गैप देखते हैं जिसको फिल करने का आपका एम है? सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ होती है नीड अगर है उस प्रोडक्ट की तो नीड का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे इनिशिएटिव में नीड हम लोग को एकदम साफ दिख गई
और नीड का जब अलाइन हो जाती है, जब आपको मालूम चलता है कि आप एक सही नीड को एड्रेस कर रहे हो जहाँ पे आज की डेट में कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको अपने सॉल्यूशन को परफेक्ट करना पड़ता है और उसको मार्केट फिट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने सॉल्यूशन को सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके गए, बिकॉज हमको जो समझ में आया कि मेरे दो स्टेक होल्डर हैं, एक डॉक्टर है, दूसरा पेशेंट है, और डॉक्टर के लिए इसका एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज डॉक्टर को अगर इसमें वैल्यू नहीं मिलेगी तो डॉक्टर इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, वो डिनाई कर देगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने 125 डॉक्टर को डेमो दिया, और उन्होंने जब इसमें इन्फॉर्मेशन लेकर के डमी पेशेंट या एक्चुअल पेशेंट पे जब देखा तो उनको लगा कि मतलब उनका रिएक्शन बहुत वाला था। उन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी कि अगर हमको ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं तो एक्चुअली हमारी बाउंड्रीज ओपन हो गई, नाउ आई कैन कंसल्ट एनी डॉक्टर विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के बाद हम लोगों ने 4 महीने का पेशेंट का पायलट किया, और पेशेंट के पायलट करने के बाद हम लोग को उसमें ये समझ में आया कि पेशेंट से हम लोगों ने रिव्यू लिया तो उनका ये कहना था कि आईसीयू मशीन लेके ही आप आ गए, और उनको लगा कि इससे अच्छा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, बिकॉज घर में बैठ करके मैं दुनिया के किसी भी डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट ने अपने बच्चे जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में या दूसरी सिटीज़ में रहते थे उनको भी इसी उसमें कनेक्ट कर लिया। तो देर वेर 25% ऑफ द सेशन जहाँ पे पेशेंट का केयर टेकर डिस्टेंस पे था और वो वहाँ से कनेक्ट हो जाता था, डॉक्टर कहीं और से कनेक्ट हो जाता था, और सभी को लाइव डाटा मिल रहा है, और एक क्वालिटी डायग्नोसिस के प्रोसेस में एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड। ओके देन मतलब अगर हम जब हम बहुत करीब से देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे गांव भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप किसको टारगेट करें, टियर 1, टियर 2, टियर 3, मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? सर देखिए, हम लोग 70% पॉपुलेशन इंडिया की रूरल में रहती है, और रूरल में हेल्थ केयर इंडस्ट्री अभी तक बहुत अच्छे ढंग से नहीं पहुंच पाई है। ऑफ कोर्स हम शहर की भी बात करेंगे जहां पे हर चीज़ आपके घर पे डिलीवर होती है, बट हेल्थ केयर शहर में भी आज के घर पे डिलीवर नहीं होती है, आपको किसी न किसी फिजिकल इंस्टीट्यूशन पे जाना होता है। तो इस तरह का सोल्यूशन शहर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गाँव के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है कि जो गांव के लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ये नई चीज़ है कि जहाँ तक मतलब कुछ सालों पहले तक वो इंटरनेट भी नहीं चला पाते थे, मतलब अवेलेबल नहीं था, बट अब जो इतनी मतलब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उनके पास आ रही है तो क्या थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में टाइम लगेगा, या किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट कराने में या एक्सेप्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जब वो किसी की लाइफ से जुड़ी हुई होती है और उसके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं होते हैं तो उसमें एक्सेप्टेंस की चांसेस ज़्यादा होती है। तो अगर ये डिवाइस लेकर के हम रूरल में जाएंगे और रूरल में अगर हमने 2-4 अच्छे केसेस बन गए जहाँ पे कि लोगों को अच्छा इलाज मिल गया वहीं बैठ करके, तो उनको फॉलो करने में और उसको और लोगों को बताने में और एक्सेप्ट लाने में हमको ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होगा। अब सर थोड़ा सा फेलियर्स के बारे में बात करते हैं कि मतलब आपने इसके पहले और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए या सर्विस बनाई जिसको आप बना करके आपको एक्सपीरियंस आया और तब आप एक परफेक्ट प्रोडक्ट फिट तक पहुंचे हैं। आजकल जो मतलब एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कुछ सीख पाएँ आपसे। हम लोग का प्रोफेशनल कैरियर था और कॉर्पोरेट के लिए काम किया हुआ था, तो हमारा एक्सपोजर और हमारी जो एक्सपीरियंस थे वो बहुत ही वाइड थे, और वो रीज़न था कि हमारे फेल्योर के चांसेस कम थे। एंड हम लोगों ने जब ये डिवाइस बनाई तो हम लोगों ने इसीलिए पायलट करना प्रेफर किया, बिकॉज जब पहले तो डिवाइस बनाना एक चैलेंज था, बिकॉज सोचना आसान है, करना मुश्किल है। तो पूरे इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी को अपडेट किया, किस तरह की चीज़ें यूज़ करके हम इसको प्रैक्टिकली बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में क्या कौन से फंक्शन यूज़ करके किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को ईजी बना सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं फॉर डॉक्टर एंड फॉर पेशेंट। एंड यही हुआ कि जब हमने पायलट किया तो हमको मालूम चला कि हमको B2C बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, B2C में हम लोगों तक देर में पहुंच पाएंगे। अगर हम अपने मॉडल को B2B में लेके जाते हैं, हम सर्विस इंडस्ट्री या हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ये सॉल्यूशन देते हैं एज ए इनेबलर, तो हमारी एक्सेप्टेंस अपने आप फास्ट होगी। एंड ये लर्निंग के बाद अब हम B2B और B2B2C में आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ द टूल एंड दिस इज़ द वे वेयर यू कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फेल्योर। अच्छा सर, थोड़ा सा बेसिक भाषा में एक्सप्लेन कर दीजिए कि B2B और B2C जो आप बता रहे हो वो क्या होता है ऑडियंस को। सर B2C वो होता है जहाँ पे कोई कंपनी कोई अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके कस्टमर के पास डायरेक्ट जाती है, और जो भी सपोर्ट सिस्टम होता है वो कंपनी का अपना होता है। और B2B मतलब ये होता है कि हम हमारा बिजनेस सेल जो है वो किसी और बिजनेस सेल को ये सपोर्ट दे रहा है और ये टेक्नोलॉजी दे रहा है जो कि कस्टमर के टच में है। अब मैं आपसे इंडिया के स्टार्टअप कल्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप स्टार्टअप में हैं, आपको एक्सपीरियंस है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डेटा इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, तो इंडिया में स्टार्टअप का फ्यूचर क्या लगता है? क्या मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं, स्टार्टअप पे आ रहे हैं, तो उनका फ्यूचर क्या है और गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प कर रही है उसमें? So, I mean,
I think I'm very good to answer this question. Yeah, definitely. So, because when I was out of India, we tend to listen what is happening in India right now. So then we hear like a lot of startups coming up, and we have seen that Zomato IPO and all that, how it has created that buzz. That is one of the reason it got me also inspired to look at like Indian startups, what is the culture right now. And while after coming back and participating in many events, we see so many startups. I mean, if you recently also we have attended in Startup Mahakumbh event, and there are like around 2,000 startups. It is like you find startup in every aspect, as in sustainable products, EV products, or healthcare, AI, anything you take, you have like even for traditional bamboo related anything they are able to make some entrepreneur mindset out of it and try to create business out of it, which is very 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 much encouraging for the current youth. Because nowadays, when I was studying in bachelor's 10 years back, then all the discussions was around where I'm getting the job, or I'm staying in India, or I'm going to US, something. But now the narrative is changed. At least people are discussing about ideas, how to solve some real-time problems what we have. When you have very limited resources, you tend to be more innovative. And the kind of support from government we are getting, it's very nice, because they're trying to, in every state government or any central government, they're trying to organize these events where they're trying to relate industry heads with the startups. It is up to us how we are trying to connect with the industry heads and try to understand their perspective of building a company. So this kind of support, actually there are available in terms of incubators, in terms of accelerators, and it is just like you have to go and find out what is the right one, talk to many people. And there are many programs even we have attended as a startup, in terms of how to design your business model, how to design your product design, or be it your market fit. All these kind of questions we had taken many sessions even online also, and which are provided by the incubators themselves. 100 में से 90% जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने इन्फेंट स्टेज में फेल हो जाते हैं। तो क्या लोग वो गलती कर रहे हैं कि वो मार्केट में जिसकी नीड नहीं है वो प्रोडक्ट या सर्विस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? So one problem what you mentioned is right, because you have to find the need. I mean, in fact, even our idea, I mean, when he got this idea, he has done an idea survey. He has went to many doctors, tried to find out, would you like this solution? I have an idea, I have a need in my home, because if I'm in US, a consultation is happening to my dad in Hyderabad. I will be happily connecting to it and understand what is my dad's health. And watching live of everything. Exactly. But he didn't go with that simply with that idea. He tried to know the problem and using a survey. So this is very much important. Even after building it, you have to validate the concept. First is like idea validation. Second is the concept validation. हर स्टार्टअप ये दोनों चीज़ नहीं मिस करना है, एंड प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स he has mentioned earlier, and awareness on what aspects you are strong and how you can contribute into the startup. That kind of awareness you need to have. ओके, तो अभी हम लोग वो जो डिवाइस है वो दिखाएंगे। बहुत देर से हम लोग उस डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील कर रहे होंगे, तो हम अभी वो देखेंगे। सो एट एनी चांस लेट इट बी रूरल और अर्बन, पीपल हैव डिफिकल्टी इन गोइंग टू क्लिनिक। और टेली कंसल्टेशन में इट इज़ ए ऑडियो वीडियो डिस्कशन, जहाँ पे बॉडी का एक्सेस नहीं होता है, तो डॉक्टर की डायग्नोसिस में एरर होने की चांसेस होती है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने ये डिवाइस बनाई है। ये पैरामेडिक इस डिवाइस को लेकर के पेशेंट के पास जाते हैं। इस डिवाइस में वो सब चीज़ें की गई हैं जो कि फिजिकल कंसल्टेशन में डॉक्टर करता है। तो सबसे पहले इस डिवाइस में सिम कार्ड, बैटरी बैकअप और ये है, जिससे कि इस डिवाइस को हम कहीं भी लेके जाएँ। जिस भी पेशेंट को हम इस डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, उस पेशेंट को हम दुनिया के किसी भी डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। और जब वो पेशेंट कनेक्ट होगा उस डॉक्टर से, तो डॉक्टर केवल उससे वीडियो पे बात नहीं करेगा, साथ में उसको उसके बॉडी का एक्सेस भी मिलेगा। यू कैन सी, जैसे ये यहाँ पे इस डिवाइस में जब हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हार्ट रेट, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स, ये सब चीज़ों का ग्राफ जैसे हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे ही डॉक्टर को उसके स्क्रीन पे दिखाई। ये SpO2 है, यू कैन सी यहाँ पे SpO2 की स्ट्रेट लाइन है, और SpO2 का यहाँ पे अभी कोई ग्राफ नहीं आ रहा है। अब मैं आपको मान के चलता हूँ कि आप एक पेशेंट हो
और मैं आपके इस तरह से, जी। तो आपके हाथ पे मैंने ये SpO2 का सेंसर लगाया। जी। अब जैसे ही मैंने SpO2 का सेंसर लगाया, ये 3-4-5 सेकंड के बाद यू कैन सी यहाँ पे ये पल्स चलने लगी आपकी, और आपका SpO2 और पल्स दोनों यहाँ पे स्क्रीन पे आने लगा। और ये इसमें ह्यूमन एरर की चांसेस नहीं है, बिकॉज सेंसर आपके बॉडी पे लगा है, उससे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जा रही है, यहाँ से क्लाउड पे जा रही है। और यू कैन सी जैसे ये जो डिफरेंट पार्ट है, ये डॉक्टर का पार्ट है, जिसको ये लिंक इस डिवाइस का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, बट इसमें भी आपका SpO2 उसी तरह से आ रहा है, वही नंबर्स आ रहे हैं जो वहाँ पे हैं। और जो एक्सेस मैं आपको लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ, यही एक्सेस मोबाइल पे हो सकता है, और ये दुनिया के किसी भी डॉक्टर को लिंक दिया जा सकता है। हम एक CRM से इसका लिंक जब डॉक्टर को भेजते हैं, तो दुनिया के किसी भी डॉक्टर को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपके उसका पल्स डायरेक्ट, मतलब आपका जो भी वाइटल्स है वो आपको डायरेक्ट अपने स्क्रीन पे देख पाएगा। और इसमें ये हमारा ये स्टेथोस्कोप है, इसको डिजिटल स्टेथोस्कोप बोलते हैं। इस स्टेथोस्कोप को हम बेसिकली पेशेंट के बॉडी पे लगाते हैं, और जब हम पेशेंट के बॉडी पे लगाते हैं तो जो डिस्टेंस में डॉक्टर कनेक्टेड है, वो ईयरफोन लगा करके इस बॉडी की साउंड को डायरेक्टली अपने मोबाइल पे सुन सकता है। तो जैसे मैंने ये चीज़ यहाँ पे लगाई, और अब वहाँ पे जो डॉक्टर होगा उसको अपने मोबाइल पे, वो कितने भी किलोमीटर दूर होगा, उसको आपकी हार्ट साउंड सुनाई दे रही होगी। तो ये दूसरी तरह का एक्सेस हमने दिया, जिसमें कि डॉक्टर को वाइटल्स के बाद बेसिकली जो बॉडी की साउंड है वो सुनाई देगी, जो डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है सही डायग्नोसिस करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि फिजिकल एक्सेस होती है। फिजिकल एक्सेस में डॉक्टर आपके बॉडी का पार्ट देखना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आइज़ देखते हैं, वो टंग्स देखते हैं, वो स्किन देखते हैं, कहीं पे वुंड हुआ है या कोई स्वेलिंग हुई है, उस तरह की चीज़ देखते हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए हम लोगों ने इसमें ये एक स्पेशल कैमरा दिया है। इस स्पेशल कैमरे से हम डॉक्टर को बॉडी का, पेशेंट का कोई भी बॉडी पार्ट डिस्टेंस से एकदम साफ दिखा सकते हैं। यू कैन सी इसमें जैसे मुझे अपने नेल्स दिखाने हैं, तो वो डॉक्टर को एकदम साफ दिखाई देंगे। अगर हमको अपनी आइज़ उसको दिखानी है, तो डॉक्टर को एकदम साफ आइज़ दिखाई देगी। बट सर, उसके अलावा जैसे कि बहुत सारी जो और भी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, तो आपका USP क्या है? जैसे अगर हम प्रैक्टो की बात करें, तो वो लोग भी इसी इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनको बीट करके, या मतलब उनके साथ कंपटीशन करना, या आपकी USP क्या है उसमें? सो डिजिटल हेल्थ केयर या टेली कंसल्टेशन बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। सो और इन बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑफलाइन में भी नए काम कर रहे हैं, नए गैजेट से काम कर रहे हैं, नए मेडिकल इक्विपमेंट से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो इस डिवाइस को बनाया है, इसकी ब्यूटी ये है कि एक्चुअली इस तरह का कोई भी कंप्यूटर नहीं है इसमें, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये रियल टाइम लाइव कंसल्टेशन की कैटेगरी हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, जैसे एक स्टार्टअप के लिए बिजनेस कैपिटल चाहिए होती है, तो उसके लिए क्या ये आपका स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड है, या फंडिंग आपने कहीं से ले रखी है? उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्टार्टअप के आगे बढ़ने के लिए कि वो फाइनेंशियली उसके पास फंड्स हों, बिकॉज सोचना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है, उसके लिए पैसे लगते हैं। और हम लोग बूटस्ट्रैप्ड हैं, बट स्टार्टअप इंडिया का फंड हम लोग को 30 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ है, और IIT रुड़की का 10 लाख की ग्रांट हम लोग को सैंक्शन हुई है। और लास्ट 2-3 मंथ्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनसे हम लोग के डिस्कशन चल रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जैसे इन्वेस्टर्स आपको मिल रहे हैं, तो एंजल इन्वेस्टर्स हैं या आप किसी VCs वगैरह से बात हो रही है? सर, एंजल इन्वेस्टर ही इस पीरियड में, बिकॉज हमारी जो स्टेज है वो प्री रेवेन्यू स्टेज है। ऑफ कोर्स हमने पायलट किया, और पायलट में हमने रेवेन्यू भी किया, POC भी हमने कंफर्म किया, बट जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी नहीं होता है, उसकी कंप्लायंस नहीं होती, हम रेवेन्यू स्टार्ट नहीं करते हैं, तो इसको प्री CD बोलते हैं। और उसमें VC एंड एंजल दोनों तरह के इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी। ग्रेट। अच्छा सर, किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं इन्वेस्टर्स को? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, वो तो यही सोच के डर जाते हैं कि पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि बिजनेस बनाने में फंड्स चाहिए होते हैं, फाइनेंस चाहिए होता है। तो आपकी पिच क्या होती है, और आपको क्या, आपने कोई हैक निकाला है, कैसे आप उनको अप्रोच करते हैं? इसका शॉर्ट आंसर है, स्ट्रेट आंसर कुछ नहीं है इसमें। या आप नेटवर्किंग करना है, लिंक्डइन में करना है, या इवेंट्स में करना है। आपका प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री में है, जिस इंडस्ट्री को आप जाके वो आपका प्रोडक्ट बताना है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेटवर्किंग है। ये फिजिकल होना है या लिंक्डइन में होना है, वो इंटरनेट में होना। हमको एक स्ट्रेट आंसर तो नहीं है इसका। हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या क्या लीडिंग इन्वेस्टर्स कौन है, उनका इंटरेस्ट कहाँ है। हर इन्वेस्टर को कोई इंटरेस्ट रहेगा, मतलब मैं हेल्थ टेक में करेंगे, वो हेल्थ केयर में करेंगे, या मैं फार्मेसी में करेंगे, जैसा है इंटरेस्ट होता है। कुछ यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग, देयर इज नो वन स्ट्रेट आंसर।
बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें आर्टिफिशियल बनने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टर कभी भी आपके इनिशिएटिव पे कम इन्वेस्ट करता है, आपके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। अगर आप सही नीड को अलाइन कर रहे हो, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है कि आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो, तो इन्वेस्ट आर बाउंड टू कम। मतलब फाउंडर की स्पिरिट बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर आप कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो तो आपको पागलपन तो चाहिए होता है, बिकॉज आप तो अभी आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं और अभी आप रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं? सर, हम लोग ने पायलट के पीरियड में रेवेन्यू जनरेट किया था। 6.5 लाख का रेवेन्यू हम लोग ने पीओसी के कंफर्मेशन में पेशेंट से और डॉक्टर से जनरेट किया था, और 5 मंथ्स में। एंड नाउ गोइंग फॉरवर्ड आवर मॉडल इज़ B2B। वी विल बी इनेबलिंग कि हम डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को या हेल्थ केयर इंडस्ट्री को या जो भी इसके सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनको ये सोल्यूशन बेचेंगे। ये टाटा स्काई टाइप का मॉडल होगा जिसमें प्रोडक्ट पहले परचेज होगा, उसके बाद उसके सब्सक्रिप्शन सब्सिक्वेंट ईयर्स में आएंगे। और हमारा जो मॉडल है वो यही मॉडल है जो B2B और B2B2C में जा रहे हैं, जहाँ पे विल सेल द प्रोडक्ट एंड वी विल सेल द सब्सक्रिप्शन। अभी हम ये बात करेंगे कि इंडिया की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें ऐसा क्या और रेवोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा 9% का नंबर है स्टार्टअप का, क्या लगता है आगे आने वाले 10 सालों में वो और कितना बढ़ सकता है, कितना पोटेंशियल उसमें है? सर, सबसे बड़ा पोटेंशियल तो हमारी पॉपुलेशन का है, और अगर पॉपुलेशन है तो लोग बीमार पड़ेंगे, बिकॉज आजकल लोगों की इम्यूनिटी तो वीक हो ही रही है। रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, जितने अच्छे टूल होंगे उतनी अच्छी रिकवरी हो पाएगी, उतनी फास्ट रिकवरी हो पाएगी। सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक आई डोंट नो अबाउट कि हाउ मेनी स्टार्टअप विल कम इन दिस इंडस्ट्री, बट येस लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग इन दिस एरिया एंड बहुत अच्छे अच्छे कॉज पे काम कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में इंडिया को हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सर, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका स्टार्टअप जिस इंडस्ट्री को लेकर, इसका इंडिया में मार्केट कैप क्या है? सर, अगर हम कंसल्टेशन की बात करें, बिकॉज कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक और फार्मा ये तीनों एक साथ ही चलते हैं। जब कंसल्टेशन होता है तो फार्मा एंड डायग्नोस्टिक का बिजनेस आता है, तो वी आर इनटू द कोर एरिया ऑफ ए कंसल्टेशन। एंड कंसल्टेशन में का जो शेयर होता है वो मार्केट का अप्रॉक्सीमेटली 40% होता है। फाइनेंशियल ईयर 21 के हिसाब से इट इज़ 10.4 बिलियन मार्केट, एंड जो कंसल्टेशन का मार्केट है टोटल 26 बिलियन मार्केट है। फाइनेंशियल ईयर 24 में वी आर एक्सपेक्टिंग टू दिस कंसल्टेशन मार्केट विल बी समवेयर नियर 2 बिलियन, एंड गोइंग फॉरवर्ड इसका जो CAGR है वो 12.5% का है, which will be growing to 13 to 14%, because as we move forward, more and more investment will come, more and more expenses will go in the healthcare and the wellness thing. So we are very optimistic that size बहुत बड़ा है, population बहुत ज़्यादा है, use case ऐसे हैं कि जहाँ पे actually जो अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर ऑफलाइन मोड पे है, so opportunity भी बहुत बड़ी है। ओके सर, आप सब लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने जो चीज़ें स्टार्टअप के बारे में लोगों को बताई हैं, तो आई थिंक कि जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और आप अपना कोई एक लास्ट जो मैसेज है आपका वो आपको दे सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं। I'll tell my example. So when I have personal example. So when I told my manager in US that I'll be leaving to India for pursuing my startup, and her and my team's reaction was that if not now, when you will do it. So if you really feel that you have to do it, sincerely you make a try. Go and make it happen. Make it happen, and not blindly. Try to have a good plan and try to make it happen. I think very good statement. And मैंने भी जब मतलब at the age of 50 I thought of like having a startup after doing well in my career. So डर तो मुझे भी लगता था, तो मैंने भी अपने किसी मेंटर से पूछा कि इज़ इट द राइट आइडिया, और सो उनका सिंपल सा आंसर था कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो आई सेड कि अगर 1-2 साल नहीं चलेगा तो आई कैन अगेन बी बैक, सो वेदर इट विल गिव यू एनी डेंट। सो आई सेड कि नो, व्हाट डेंट, नो, आई कैन अगेन क्लाइम। So he said कि when you can climb back again, why not take a risk? It is better to take a risk, and then I'm here. And I don't think कि it is because ecosystem और infrastructure इतना अच्छा बन चुका है. If you have a good idea and if you want to work on that, you have an advantage of age in your favor. So better to do it at the right age only. Thank you, Mr. Sushant sir and Sharad. Shailendra. जी, okay, for this great conversation, and I hope हमारे जो viewers उनको ये पसंद आएगा। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा। Thank you.